10th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति हम कहते किसे हैं। ऐसी प्रणाली जिसमें एक या अधिक अंकों के प्रयोग द्वारा किसी बिंदु का किसी दिक् में स्थान पूर्ण रूप से बताया जा सके। ठीक है, तो आप निर्देशांक ज्यामिति का अर्थ समझ चुके हैं। इसके बाद आपने देखा था कक्षा 9 में कि हम एक्स निर्देशांक या भुज किसको कहते हैं। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहलाती है। ठीक है, और वाई निर्देशांक किसे कहते हैं? किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक अथवा कोटि कहलाती है। आप देख सकते हैं ये चित्र बनाया गया है आप लोगों के लिए। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। माना यह कोई बिंदु बी है। इस बिंदु बी के लिए हम एक्स निर्देशांक देखते हैं कि क्या है। तो हमने अभी देखा था ना, एक्स निर्देशांक किसे कहते हैं? किसी बिंदु की, इस बिंदु की वाई अक्ष, ये वाई अक्ष है ना, ये वाई अक्ष है। इस बिंदु की इस वाई अक्ष से जो दूरी है इसको हम क्या बोलेंगे? एक्स निर्देशांक यानी कि भुज कहेंगे। अब इस बिंदु की हम कोटि किसे कहेंगे? इस बिंदु बी की एक्स अक्ष से जो दूरी होती है, ये एक्स अक्ष है, इससे जो दूरी होती है इसे हम क्या बोलेंगे? कोटि या वाई निर्देशांक। समझ में आ गया आप लोगों को? तो बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति जो है वो है क्या असल में? निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बीजीय साधन के रूप में विकसित की गई है, जिसे आप अलजेब्रिक टूल के रूप में यूज़ करते हैं। और इस अलजेब्रिक टूल यानी कि बीजीय के साधन से आप क्या करते हैं? आकृतियों की ज्यामिति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आकृतियों की ज्यामिति का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। और ये जो है बीजगणित का प्रयोग करके, बीजगणित का प्रयोग करना है हमने, और फिर उससे क्या पता चलता है हमें? किसी आकृति की ज्यामिति का बारे में या ज्यामिति का अध्ययन हम कर सकते हैं। बीजगणित को ज्यामिति के द्वारा समझने में भी यह सहायक होती है। अब इसका प्रयोग कहाँ का होता है? कई बच्चे से पूछते हैं कि हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसका प्रयोग है कहाँ का? अब देखते हैं। निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग जो है विभिन्न क्षेत्रों में बड़े रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में, समुद्री परिवहन में, या नेविगेशन नौगमन में। ठीक है, भूकंप संबंधी जो है और कला संबंधी विषयों में जो है हम जो है निर्देशांक ज्यामिति का अधिकतर हम प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कोई दो बिंदु यदि एक्स अक्ष पे हैं तो क्या हम उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? या फिर वाई अक्ष में कोई से भी दो बिंदु है, क्या हम इन दो बिंदुओं की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो देखिए हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। बहुत ही आसान है। आप देखते हैं ये चित्र में, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। यहाँ पे हमने नंबरिंग की हुई है। यहाँ पे बिल्कुल देखेंगे आप, यहाँ पे हमने एक्स अक्ष में दो बिंदु रखे हैं, ए और बी। इसके जो निर्देशांक क्या होंगे? ये इसके निर्देशांक होंगे एक्स के लिए, भुज के लिए 4, और कोटि यहाँ पे क्या शून्य हो जाएगी, तो 4,0 इसके निर्देशांक हैं। और बी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 6,0। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि इस एक्स अक्ष पे जो ये दो बिंदु रखे हुए ए और बी, इनके बीच की दूरी कितनी होगी? बहुत ही आसान है। हम जानते हैं कि ए से बी तक की दूरी ज्ञात करनी है, तो हम कैसे करके ज्ञात करेंगे? ओ ए ओ बी माइनस ओ ए। देखेंगे आप, अगर हमें ए बी की दूरी निकालनी है, ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे? ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी की वैल्यू कितनी है? ओ बी कितना यहाँ से यहाँ तक देखेंगे हम, 6 है, 6 है। ठीक है, 6 यूनिट है। और ओ ए कितना है? 4 यूनिट है। तो 6 यूनिट में से आप 4 यूनिट को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? ए से बी तक की दूरी निकल जाएगी, और वो कितनी आएंगी? 2 मात्रा के 2 यूनिट आ जाएगी। आप इसी प्रकार से जो वाई अक्ष में जो दो बिंदु रखे हुए हैं सी और डी, इनके बीच के डिस्टेंस भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये 0,3 है और ये 0,8 इसके निर्देशांक है। 0 इसलिए लिखा है कि वाई अक्ष में जो बिंदु होता है उसके जो भुज होता है वो 0 होता है, और कोटि इसकी यहाँ से यहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3, 0,3। इसी टाइप से ये डी बिंदु के निर्देशांक भी है। अब इनके बीच की डिस्टेंस यानी कि सी से लेकर डी तक कैसे निकालेंगे? सी डी की डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ओ डी माइनस ओ सी। आप देख सकते हैं ओ डी कितना है? ओ डी 8, ओ सी कितना? 3, तो 8 माइनस 3। ठीक है, तो कितना देगा? 5 यूनिट आ जाएगा। इनके बीच की डिस्टेंस आप काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। देखेंगे आप, ये 5 यूनिट है कि नहीं है? तो इस प्रकार से एक्स और वाई के बीच की एक्स और वाई के बीच में जो दो बिंदु रखे हैं उनके बीच की दूरी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, अब हम सीखते हैं कि दो बिंदु है हमारे पास, P ब्रैकेट x1 y1 और Q x2 y2। ये दो बिंदु P और Q है। हमने इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी सूत्र, अर्थात दूरी सूत्र को हमने
यहाँ पे ज्ञात करना है, डिस्टेंस फार्मूला आप जिसे कह सकते हैं। तो आइए हम इन दो बिंदु P और Q के बीच की डिस्टेंस को, यानी PQ, ये PQ की जो डिस्टेंस है या लेंथ PQ है, इसको हम निकालेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले, माना जो बिंदु P है इसके निर्देशांक है x1, y1 और बिंदु Q के निर्देशांक है x2, y2। आप देख सकते हैं चित्र में बिंदु P के निर्देशांक है x1, y1, अर्थात इसकी बिंदु P के लिए भुज जो है x1 है और कोटि y1 है। आप देख सकते हैं भुज x1, मैंने आपको अभी बताया था कि भुज किस प्रकार से काउंट होता है किसी बिंदु का। ये देखिए, ये यहाँ से इसका ये x1 है, आप देख सकते हैं, और ये इसका y1 है, आराम से देख सकते हैं आप। और इस बिंदु Q के लिए x2, y2 लिखा है, तो इस बिंदु Q के लिए भुज कितना है देखेंगे आप। बिंदु Q के लिए आएंगे आप, मूल बिंदु O से S तक की जो दूरी है ये इसके लिए x2 का काम कर रहा है। ये कितना हो गया x2, और y2 कहाँ है, यहाँ से QS, ये इसका y2 है। आप देख सकते हैं पूरा ऊपर से नीचे तक। ठीक है, इतना समझ आ गया आप लोगों को। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं मेरे बच्चों कि बिंदु P से हमने इस अक्ष पर ये लंब खींचा PR, ठीक है, और बिंदु Q से हमने इस x अक्ष पर हमें ये लंब खींचा है QS। देख लिया आप लोगों ने। और इसके बाद हमने क्या किया है, बिंदु P से एक हमने लंब QS पे ये खींचा है जो कि PT है। आप देख सकते हैं ये एक क्या बन गया इस प्रकार से, ये एक समकोण त्रिभुज आपको दिखता है। यदि मैं कहूँ कि आपको P से Q तक की दूरी निकालनी है, यानी कि PQ का मान निकालना है, तो समकोण त्रिभुज में आप PQ कैसे करके निकालेंगे। इसका कर्ण हो गया, ये इसका लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो आप जो है पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके उसका प्रयोग के द्वारा जो है आप PQ का मान ज्ञात कर सकते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमें PQ की डिस्टेंस निकालने के लिए, यानी कर्ण की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको QT भी पता होना चाहिए और PT भी पता होना चाहिए। तो अब बच्चों हम देखते हैं कि PT कितना होगा और QT कितना होगा, क्योंकि इनके बिना आप PT और QT के बिना जो है आप जो है PQ ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम PT को ज्ञात करते हैं। देखेंगे आप PT, यानी कि PT आप ठीक सामने चले जाएंगे, ये आयताकार त्रिभुज दिखता है आपको, ये आयत दिखता है आपको। PT के जस्ट नीचे आप RS पे आ जाइए, ये बिल्कुल इसके जैसा है। तो RS निकालेंगे हम, सबसे पहले क्या निकालेंगे RS देखने से पहले हम देखते हैं RS, यानी कि OS माइनस OR। देख सकते हैं हम OS मैंने कितना लिखा है x2, OR कितना लिखा है x1, तो RS कितना हो गया x2 माइनस x1। देख सकते हैं आप RS की वैल्यू क्या आ गई x2 माइनस x1, यानी कि ये PT की वैल्यू कितनी आ गई x2 माइनस x1 आ गई। तो हमने PT की वैल्यू यहाँ पे लिख दी है कहीं पर x2 माइनस x1। देखेंगे RS यानी PT यानी x2 माइनस x1, हमने इसका मान यहाँ निकाल लिया है। अब हम देखते हैं कि QT कितना होगा। आप देखिए ये भी बहुत आसान है। QT निकालने के लिए आप क्या करिए, QT का अर्थ ये हुआ कि आप QS माइनस TS, और QS कितना है आप देख सकते हैं y2 है, कितना है ये y2, और TS कितना है y1, क्योंकि इसके सामने है ये बिल्कुल, ठीक है, और ये समांतर रेखाएं हैं। तो कितना होगा QT की वैल्यू क्या होगी y2 माइनस y1। QT की वैल्यू हमने क्या लिख दी यहाँ पे y2 माइनस y1, आप देख सकते हैं। तो हमने जो है इस चित्र से PT की वैल्यू भी निकाली x2 माइनस x1, और QT की वैल्यू भी निकाल दी हमने क्या y2 माइनस y1। अब हमें ज्ञात करना है PQ। अब पाइथागोरस प्रमेय का आप प्रयोग करेंगे। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर, हमने ये लिख दिया। यहाँ पे देखेंगे PT स्क्वायर की वैल्यू हमने रख दी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर मीन्स y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब हम जो है PQ की वैल्यू निकालेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो PQ इक्वल टू अंडर रूट, आप देख सकते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास जो आ गया है, ये दूरी सूत्र के रूप में हम प्रयोग करते हैं, जिसे हम डिस्टेंस फार्मूला भी कह सकते हैं।